Assalamu alaikum. My name is Memuna Mahmood, and today our topic of discussion is gene expression. First of all, we will discuss about gene expression and then further its further detailed transcription and translation. So, what is gene expression? Gene expression is the process by which information from a gene is used in the synthesis of a functional gene product that enable it to produce an product protein or non-coding RNA and ultimately affect a phenotype as the final effect. इसमें उन्होंने ये बोला है जी जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है प्रोटीन की सिंथेसिस होना, प्रोटीन की प्रोडक्ट बनना। किससे जी? जेनेटिक कोड से, डीएनए से। जो डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स की जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उससे प्रोटीन का बनना। अब बताने को ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक आसान सा लग रहा है जी, जीन से डीएनए का प्रोटीन का बनना, लेकिन इसके दो फर्दर डिटेल में इसके टॉपिक हैं, दो प्रोसेस हैं जिससे प्रोटीन बनती है। ठीक है, इधर वर्ड यूज हुआ है फिनोटाइप। व्हाट इज़ फिनोटाइप? फिनोटाइप आपको पता है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं। फिनोटाइप फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ जीन्स, मतलब एक जीन है, फॉर एग्जांपल एक डीएनए है, उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। न्यूक्लियोटाइड बेसिस किस फॉर्म है? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरासिल। ये यूरासिल तो एक्चुअली आरएनए के ऊपर होती है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं सारी, ये तो जीन्स की फॉर्म में हुई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जीनोटाइप। अब आगे इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, इन्हीं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो हमारी फिज़िकल अपीयरेंस है, फॉर एग्जांपल हमारा आई कलर, हमारे हेयर कलर, हमारा स्किन कलर, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट, हम टॉल है, शॉर्ट है, ये सब कुछ फिज़िकल अपीयरेंस हुआ ना, तो ये क्या कहलाता है? फिनोटाइप। और ये होता है जीनोटाइप, मतलब जीन्स से ही इंफॉर्मेशन मिल के आगे फिनोटाइप में कन्वर्ट होता है। ये तो होगी सिंपल सी बात। अब जीन्स, जो डीएनए के ऊपर जीन की इंफॉर्मेशन होती है ना, उसका प्रोटीन में कन्वर्ट होना हम क्या कहते हैं जी? जीन एक्सप्रेशन, या सेंट्रल डोग्मा इसका दूसरा नाम है। अच्छा जी, होता क्या है कि दो प्रोसेस होते हैं। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का प्रोटीन में कन्वर्ट होना दो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। हमारे टीचर हमें कोई असाइनमेंट देते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, जी इसे तैयार करके आए। तो जब तक हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक हमें उसका डाटा नहीं मिलेगा, हमें टॉपिक नहीं मिलेगा, तो हम कैसे एक असाइनमेंट को एक रिटर्न फॉर्म में उसको तैयार करके देंगे या एक प्रेजेंटेशन को अपीयर करेंगे। ठीक है, अब वो हमारे पास सारा डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा, तभी हम उसको ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह एक प्रोटीन हमारी बॉडी में तैयार होनी है। हमारी बॉडी का जो मेन कंपोनेंट होता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जी प्रोटीन। ये हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब इसने तैयार होना है तो इसके लिए कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर जीन्स की फॉर्म में मौजूद होती है। अब हमने उस जीन्स की फॉर्म को, जेनेटिक फॉर्म जो है उसको उठा के हमने फ़िज़िकल में कन्वर्ट करना है, मतलब हमने इसकी फिनोटाइप में कन्वर्ट करना है। हमने इसकी प्रोटीन की प्रोडक्ट तैयार करके इसको फिनोटाइप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये सबसे पहले मैंने छोटी सी समरी इसलिए बताई ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो और आसानी से समझ आ जाए। ये तो हो गया जीन एक्सप्रेशन। अब इसकी हम छोटी सी डायग्राम देख लेते हैं। ये इस जो डायग्राम है ना, इसमें सारा इन्होंने जी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस बताया है। लेकिन ये जितना सा छोटा सा दिखने को ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस बहुत छोटा लग रहा है कि डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्ट होना, डीएनए का किस में कन्वर्ट होना, डीएनए का डीएनए का एमआरएनए में, और एमआरएनए से आगे प्रोटीन में कन्वर्ट होना। इस सारे प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए से जो एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आगे एमआरएनए से प्रोटीन का कन्वर्ट होना, ट्रांसलेशन। ये छोटे से टॉपिक दिखने को लग रहे हैं, लेकिन इनकी फर्दर आगे कुछ डिटेल्स है, कुछ
कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी नेक्स्ट, सबसे पहले मैंने आरएनए पॉलीमरेज को इधर इसलिए मेंशन किया कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करना है वो किसने करना है जी, आरएनए पॉलीमरेज ने। वो कैसे? अब मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जीन ने कन्वर्ट होना है एमआरएनए में, सॉरी डीएनए ने कन्वर्ट होना है एमआरएनए में। अब डीएनए से एमआरएनए का डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को कोई करवाएगा ना, खुद ब खुद तो नहीं होगा। अब किसी ने इस प्रोसेस को तो करवाना ही है ना। तो जो चीज़ इस प्रोसेस को करवाएगी, ट्रांसक्रिप्शन को करवाएगी, डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करवाएगी, उसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है जी, जब उसका डबल एक सिंगल स्टैंड है उससे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। दोनों स्ट्रैंड डीएनए में दो स्ट्रैंड होती है ना, उससे जब दोनों स्ट्रैंड से आगे डॉटर स्ट्रैंड्स बनती हैं, डॉटर डीएनए बनते हैं, ठीक है। उसमें एक तो प्राइमर ने यूज़ होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्राइमर भी ऐड होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ऐड करने के लिए, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये है कि कोई प्राइमर नहीं लगेगा, इसमें जस्ट आरएनए पॉलीमरेज ने ही ये काम करवाना है। वो कैसे करवाना है? अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, अब हर जगह पे ट्रांसक्रिप्शन डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में, डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में, इतनी लंबा डीएनए, अब हर जगह पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता। डिफरेंट टाइम में, उसी टाइम में डीएनए के ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रोसेस चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन, ये प्रोसेस हो रहा है। अब हर जगह से हर प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो जाता, हर एक डीएनए के हर पार्ट पे एक डिफरेंट जेनेटिक कोड होता है, डिफरेंट प्रोसेस होता है, उसके लिए एक अलग से इंफॉर्मेशन होती है। अब क्या होता है जी, डीएनए की एक साइट होती है, एक जगह होती है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज का ये काम है कि उसने उस जगह को पहचानना है, उस जगह पे जाके ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, और उस जगह को हम बोलते हैं प्रमोटर साइट। क्या बोलते हैं जी? डीएनए प्रमोटर साइट है इसकी, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना है। इस सारी बात में उन्होंने ये इधर जो दो पॉइंट्स हैं, इधर उन्होंने यही बताया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? Transcription is the process of copying a segment of DNA into RNA is called transcription। अब किसी भी चीज़ की कॉपी, किसी चीज़ की कॉपी तैयार होना, उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी जो होती है ना, जैसे कि रेप्लिकेशन में हो रहा था, उस प्रोसेस को हम बोल रहे थे रेप्लिकेशन। एग्जैक्ट कॉपी, जो पेरेंटल था ना डीएनए, पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी तैयार हो रही थी, वो हो गई थी हमारे पास रेप्लिकेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन में उसकी कॉपी तैयार होती है, उसका थोड़ी उसका इंफॉर्मेशन, सब कुछ डाटा उसका सेम ही होता है, लेकिन उसकी थोड़ी अपनी वर्डिंग होती है। अब उसके अपने, अब देखें, मैं एक लफ्ज़ है, हम इंग्लिश में बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं अपने वालदैन को, मामा बाबा भी कहते हैं, मामा पापा भी कहते हैं, मोम डैड, मतलब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट इसे अपनी ज़बान से पहचानते हैं या डिफरेंट नामों से, ठीक है। अब इसके नाम अलग-अलग हैं, लेकिन इसका मीनिंग तो एक ही बन रहा है ना, इसका मायने तो एक ही बन रहा है ना, कि मामा बाबा की बात हो रही है, द पेरेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। सेम इसी तरह ही क्या होता है जी, डीएनए से एमआरएनए ने कॉपी करना है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं तैयार करनी है। इन्फॉर्मेशन वही लेगा, वही कॉपी करेगा, लेकिन क्या होगा जी, उसका थोड़ा, उसकी अपने, उसका वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगी, उसका अपना थोड़ा स्टाइल हट के होगा, इसलिए उसको हम इसका कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट बनाना, किसी चीज़ का ट्रांसक्रिप्ट बनाना। आगे ये ट्रांसक्रिप्ट का वर्ड क्यों यूज़ होता है, ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। ये आता है जी इनिशिएशन वाले पॉइंट में भी ये पॉइंट क्लियर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी 3 स्टेजेस हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ इनिशिएशन। RNA polymerase binds to a sequence of DNA is called the promoter found near the beginning of gene। अब वो कह रहे हैं जी, इसकी जो RNA polymerase एंजाइम ने क्या करना है, सबसे पहले बाइंड होना है किसके साथ, किसके साथ बाइंड होना है, डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, उसकी प्रमोटर साइट होती है जहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट होना होता है।
ठीक है, अब हम देखते हैं इसका इनिशिएशन का प्रोसेस। इनिशिएशन के प्रोसेस में ये देखें कि इसकी है जी रिकॉग्निशन साइट। ये क्या है इसकी रिकॉग्निशन साइट, और इधर किसने आके लगना है, ये इसे रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं और प्रमोटर साइट भी कहते हैं। ठीक है, प्रमोटर मतलब ये प्रमोट करवा रहा है ट्रांसक्रिप्शन का वर्क जो अमल है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसने क्या करना है जी, सबसे पहले इसकी रेप्लिकेशन नहीं सॉरी ट्रांसक्रिप्शन फोर्क बनानी है। रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस में हम जो बबल बनती है जिससे रेप्लिकेशन फोर्क बोलते थे, लेकिन इसे ट्रांसक्रिप्शन फोर्क बोलते हैं। ठीक है, बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, या आरएनए पॉलीमरेज ने एंजाइम ने ही बबल लाइक स्ट्रक्चर बनवाना है। अब दोनों में से किसी एक चीज़ की भी तो किसी एक चीज़ की कॉपी करनी है ना, किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी करनी है। तो क्या होगा जी, सबसे पहले ये एक जो इसकी स्टैंड होती है उसे हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड, और एक जो स्टैंड होती है टेम्पलेट स्टैंड। एमआरएनए ने जिस स्ट्रैंड की कॉपी करनी होती है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसे एज अ टेम्पलेट लेना है एमआरएनए ने उसकी कॉपी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है इलोंगेशन। ठीक है, अब इलोंगेशन के प्रोसेस में क्या होता है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए द टेम्पलेट स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया है कि एक जो स्टैंड होती है डीएनए की, वो टेम्पलेट स्टैंड के तौर पर एक्ट करती है किसके लिए, आरएनए के लिए। और उसके लिए जो एंजाइम होता है जो कि इसे एज अ टेम्पलेट स्टैंड एक्ट करवाता है उसको हम बोलते हैं आरएनए टेम्पलेट स्टैंड। नेक्स्ट चीज का ये पार्ट है, as it read this template one base at a time, the polymerase builds an RNA molecule out of complementary nucleotides, making a chain that grows from 5 to 3। अब इसने ये बोला है कि RNA पोलीमरेज एक ही स्ट्रैंड को लेगा एज अ टेम्पलेट स्टैंड, और एट अ टाइम ये एक बेस को रीड करेगा। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास कोई भी, ये मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसका स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के बारे में। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्ट कोडोन है ए यू जी एक 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, और इसका एक बन रहा है जी न्यूक्लियोटाइड, सॉरी इसका एक कोडोन बन रहा है। अब आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, एट अ टाइम एक बेस को रीड करेगा और इसके ऑपोजिट साइड पर एमआरएनए पे वही न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगवा देगा उसके ऑपोजिट साइड पर। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में ये होना होता है आपको पता है, डीएनए का एक 5 एंड होता है और एक 3 एंड होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन का अमल 5 to 3 साइड पर होता है। डीएनए की जो 5 से लेके 3 वाली साइड होती है ना, 5 वाली साइड से इसने स्टार्ट होना है ट्रांसक्रिप्शन है, और टूवर्ड्स 3 साइड, 3 जो इसकी स्ट्रैंड की साइड होती है ना उस साइड पर इसने होना है इस प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कैरीज द सेम इंफॉर्मेशन एज नॉन टेम्पलेट coding strand of DNA, but it contain the base uracil instead of thymine। अब इस पॉइंट में उन्होंने ये बोला है कि ये जो एमआरएनए होगा ना, ये सेम इंफॉर्मेशन कैरी करेगा जैसे कि नॉन टेम्पलेट स्टैंड, जो कि हमने टेम्पलेट स्टैंड के तौर पे नहीं था लिया, जो कि कोडिंग स्टैंड थी ना। अब जो उसके अपोजिट पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगी थी ना, हमारी टेम्पलेट स्टैंड के अपोजिट साइड पे जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगी थी ना, सेम वही न्यूक्लियोटाइड बेसिस एमआरएनए में लगेंगी। लेकिन मसला ये है कि एमआरएनए के पास थायमीन नहीं होती, न्यूक्लियोटाइड बेस नहीं होती, जिसकी वजह से इसके पास यूरासिल होती है। उसकी जगह पे ए के अपोजिट साइड पे यूरासिल लगती है, यू लगती है। लेकिन इसका काम वही है जो काम थायमीन का है डीएनए में, सेम वही काम मैसेंजर आरएनए का यूरासिल में। इसलिए मैंने आपको पीछे बता दिया था कि ट्रांसक्रिप्ट इसे क्यों कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्यों कहते हैं, कि इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, थायमीन ने नहीं लगना है एमआरएनए में, यूरासिल ने लगना है, जिस वजह से इसको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बोलते हैं। मतलब इसकी इंफॉर्मेशन वही कॉपी कर रहा है, सेम एग्जैक्ट
इसकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसका थोड़ा सा अपना जो इसके पास खुद की न्यूक्लियोटाइड बेस होंगे इसने उसी के ऊपर कॉपी करना है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इधर सारी ये डीएनए के बारे में बताया है कि इसकी ये जो मैंने आपको पीछे क्लियर कर दिया है, एक बार डायग्राम से देख लें ताकि आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन ना हो। जो ऊपर वाली स्टैंड होती है जिसको हम नहीं लेते टेम्पलेट स्टैंड को, उसको हम बोलते हैं जी कोडिंग स्टैंड। और जो नीचे वाली स्टैंड होती है जिसका हमने डाटा कॉपी करना होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। अब देखें मैंने बोला था कि 5 to 3 साइड से, अब ये 5 वाली साइड से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। अब ये बनती जा रही है स्ट्रैंड, mRNA की स्ट्रैंड बनती जा रही है बनती जा रही है और नीचे की तरफ रिलीज़ होती जा रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि जितनी इधर ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस दिखाई गई हैं या mRNA इतना ही होता है, ये बहुत लॉन्ग स्ट्रैंड होती है। ओके, तो इधर आपको समझाने के लिए जस्ट शॉर्ट फॉर्म है, जैसे जैसे ये तैयार होता जाएगा mRNA तो ये डीएनए से निकलता जाएगा। ठीक है, इसकी ऊपर वाली स्टैंड थी कोडिंग स्टैंड, नीचे वाली स्टैंड है टेम्पलेट स्टैंड और इसको mRNA ने कॉपी करना है उसके ऊपर। अब ये देखें टी के अपोजिट साइड पे तो लग गया ए, लेकिन मैंने आपको जैसे कि पीछे बता दिया अब क्या होता है ए की जगह पे ना ए के अपोजिट साइड पे थाइमिन नहीं लगती, यूरासिल लगती है इंस्टेड ऑफ टी। क्या लगता है, यू लगता है। यूरासिल इसके पास होती है न्यूक्लियोटाइड बेस, लेकिन इसका काम सेम थायमिन वाला ही होता है। ओके, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टर्मिनेशन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो टर्मिनेशन का पॉइंट है उसमें क्या होना है, टर्मिनेशन नाम से ज़ाहिर है इख्तिताम होना है, फिनिश पॉइंट है। अब हर चीज़ का इख्तिताम होता है, हर चीज़ ने अपनी फ़िनिश लाइन को तो पहुंचना ही होता है जब स्टार्ट होती है। तो इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन का जो अमल है वो टर्मिनेशन के पॉइंट पे कैसे पहुंचता है, इसमें हम देखेंगे दो बातें। पहली बात तो ये है कि mRNA को पता कैसे चलेगा, आरएनए पॉलीमरेज़ को पता कैसे चलेगा कि ये इसका स्टॉप कोडोन ये इसका स्टॉप सिग्नल आ गया तो मैंने अभी स्टॉप हो जाना है। उधर आते हैं स्टॉप कोडोन्स, उधर क्या आते हैं जी, स्टॉप कोडोन्स आते हैं। स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं इधर मैंने मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता देती हूँ। जीसी लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, जीसी न्यूक्लियोटाइड बेस आती है जिससे आरएनए पॉलीमरेज़ को ये सिग्नल मिलता है कि ये इसका स्टॉप सिग्नल है, अब यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन के लिए। ठीक है, जब ये इसे सिग्नल मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज़ को तो इसने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ख़त्म करवा देना। पहला तो पॉइंट हो गया ये। इसका दूसरा पॉइंट ये है, टर्मिनेशन के प्रोसेस में अब ये स्टॉप तो होना है, टर्मिनेट तो होना है ये प्रोसेस, लेकिन ये प्रोसेस टर्मिनेट कैसे होगा। आरएनए जो है ना, आरएनए mRNA जो हमारे पास बना था, इसने क्या करना है, इसने एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर अपना बना लेना है अपने आप को वाइंड अप करने के लिए। ये सबसे पहले आरएनए था, इसने अपने आप को इस तरह बाइंड कर दिया और क्या बना दिया, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इसका इधर टर्मिनेशन का पॉइंट एंड हो जाएगा और वाइंड अप को हो जाएगा। इसके आगे एक और प्रोसेस है लेकिन वो इससे रिलेटेड भी है और इससे थोड़ा हट के भी है, वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस से थोड़ा हट के है लेकिन इसी प्रोसेस में से माना जाता है कि जी ट्रांसलेशन का ही ये प्रोसेस है। वो हम आगे पढ़ते हैं, पहले इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनेशन सीक्वेंस कॉल्ड टर्मिनेशन सिग्नल्स दैट द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज कंप्लीट हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट में। वंस दे आर ट्रांसक्रिप्ट दे कॉज द ट्रांसक्रिप्ट टू बी रिलीज फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज। कहते हैं कि जब ये आरएनए बन जाता है, mRNA कंप्लीट हो जाता है, तो ये क्या करता है कि mRNA डीएनए से निकल जाता है। ठीक है, वो कंप्लीट होगी ट्रांसक्रिप्शन, अब इसने डीएनए से बाहर आ जाना है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाना है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग अ फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिन इन द आरएनए इज शोन बिलो। जैसा कि मैंने आपको हेयर पिन दिखा दिया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इसकी टर्मिनेशन की सब मैकेनिज़्म आपको कैसे पता चलेगा कि इसका टर्मिनेट पॉइंट पर पहुंच चुका है। जब mRNA का हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ये इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिंग। व्हाट इज़ कैपिंग।
अब होता ये है कि जब mRNA न्यूक्लियस से सारी इंफॉर्मेशन लेके निकलता है, कॉपी करके निकलता है, तो इसके कुछ एनिमीज़ होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। न्यूक्लियस से जब mRNA ने बाहर आना है, तो इसके जो दुश्मन होते हैं ना, वो एंजाइम्स ही होते हैं। कुछ एंजाइम्स इसके होते हैं जिसने इसको इसको फिनिश करना होता है, ठीक है, इसको किल करना होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए mRNA क्या करेगा, अपने साथ 7 मिथाइल GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगाएगा अपने साथ। कैप जिसे बोलते हैं कैप, ठीक है, वन एंड पे एक और सेकंड जो उसका एंड होगा उस पर पोली ए टेल होगी। पोली का मतलब मैनी, ए टेल का मतलब एडेनिन। जो इसकी न्यूक्लियोटाइड बेस होगी वो लगेगी, जो कि इसे एनीमीज से प्रोटेक्ट करेंगी। ओके, इस प्रोसेस, सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं जी कैपिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? अब नाम से ज़ाहिर है किसी चीज़ का तर्जुमा करना, किसी को ट्रांसलेट करना। अब इस प्रोसेस में क्या होता है जी, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि mRNA आया, इसको करना है, ट्रांसलेट करना है राइबोसोम ने। ट्रांसलेट करके इसकी प्रोटीन बनानी है। राइबोसोम इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, कि जहाँ प्रोटीन बनती है। तो ये प्रोटीन कैसे बनती है ये हम देखते हैं। इसके भी 3 स्टेजेस हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है? इनिशिएशन स्टेज में ये होता है कि सबसे पहले होगा अमीनो एसिड एक्टिवेशन बाय एटीपी। अमीनो एसिड क्या होगा, एक्टिव होगा। सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको इसकी थोड़ी सी समरी बता देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर फर्दर मैं आपको इसका बताती हूँ डिटेल में। अब इधर क्या होता है जी, एक टीआरएनए होता है। सबसे पहले ये सारे जो राइबोसोम है इस तरह इकट्ठी फॉर्म में नहीं होते, एक इस तरह जो है ना, ये जैसे आपको एक फॉर्म नज़र आ रही है बाइंड में, इस फॉर्म में नहीं होते। टीआरएनए सेपरेट होता है, अमीनो एसिड सेपरेट होता है। ये स्मॉलर जो सब यूनिट है वो अलहदा होता है, लार्जर सब यूनिट अलहदा होता है, mRNA अलहदा होता है। जब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होना है तो इन सब सारी चीज़ों ने वाइंड अप होना है, इकट्ठे हो जाना, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, अमीनो एसिड एक्टिव होंगे। जो ये हमारे पास अमीनो एसिड है, ये क्या है सारे, ये जो कलरफुल बॉल्स नज़र आ रही है ये है अमीनो एसिड, इन्होंने एक्टिव होना है। दूसरे प्रोसेस में क्या होना है, इन्होंने अमीनो एसिड के साथ अमीनो एसिड ने ट्रांसफ़र आरएनए के साथ आके अटैच होना है। उसके बाद वाले प्रोसेस में क्या होना है, इन्होंने जब आके mRNA के साथ लगना है, mRNA के कोडोन्स के साथ अटैच होना है यहाँ, तो इधर लार्जर सब यूनिट आके आरएनए के राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होगा। और इस तरह जब ये एंटी कोडोन्स ट्रांसफ़र आरएनए के एंटी कोडोन mRNA के कोडोन के साथ मैच होंगे, तो ये अमीनो एसिड के जो दरमियान है ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड बनती जाएगी, ट्रांसफ़र आरएनए निकलते जाएंगे, सेल ये लार्जर सब यूनिट से निकलते जाएंगे, इस तरह लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स की बन जाएगी। और जब इसका टर्मिनेशन पॉइंट होगा, अमीनो एसिड चेन अलहदा हो जाएगी। और इसी तरह ये सारा जो आपस में ये सारे जो अटैच हुए हैं, ये सारे कंपोनेंट डीअटैच हो जाएंगे और इस तरह हमारे पास प्रोटीन तैयार हो जाएगी। इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। आगे हम इसकी फर्दर डिस्कस करते हैं। उसके बाद होता है क्या है जी, सबसे पहले एटीपी के मॉलिक्यूल से अमीनो एसिड जो है एक्टिव हुआ। उसके बाद होना है अमीनो एसिड ने अटैच होना है किसके साथ, जाके टीआरएनए के साथ, ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जाके अटैच होना है। अब इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है इधर ये बताया गया है, जैसा कि आपको पता है कि राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। सबसे पहले mRNA ने क्या करना है, जब इसने न्यूक्लियस से निकलना है प्रोटीन जीन्स को कॉपी करके, तो इसने क्या करना है, स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हो जाना है mRNA ने जाके, ठीक है। जब ये जाके अटैच होगा, किस साइड से अटैच होना स्टार्ट होगा, 5 to 3 साइड पे। जब इसने जाके
स्टार्ट होना है तो इसका स्टार्ट कोडोन होता है AUG, मतलब एडेनिन यूरासिल गुआनिन। इसके 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जहाँ पे होंगी समझ लीजिएगा कि ये इसका स्टार्ट कोडोन है, बल्कि ट्रांसफ़र RNA को पता चल जाता है कि ये इसका स्टार्ट कोडोन है। फिर उस ट्रांसफ़र RNA ने जाके क्या करना है, इन न्यूक्लियोटाइड बेसिस के साथ अटैच होना है। अच्छा जी, होता क्या है कि जो ट्रांसफ़र RNA होता है ना, इसके पास ये mRNA के पास और ट्रांसफ़र RNA के पास थ्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस के पेयर्स बने होते हैं। उन थ्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस के पेयर्स को हम कहते हैं कोडोन, ठीक है, कोडोन कहते हैं। अब ट्रांसफ़र RNA एक बाइंड फॉर्म में नहीं होता, हर ट्रांसफ़र RNA के पास एक कोडोन होता है। उस कोडोन जो 3 बेसिस का होता है कोड, उसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन। एंटी कोडोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसने mRNA के साथ जाके अटैच होता है, तो इसका ज़रा वो उसके ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट ऐसे होता है, अगर mRNA के पास A है न्यूक्लियोटाइड बेस तो उसके पास यूरासिल होगी। अगर mRNA के पास U है, यूरासिल है, तो उसके पास एडेनिन होगी, किसके पास, ट्रांसफ़र RNA के पास, ठीक है। अब इन्होंने आके किसके साथ अटैच होना है, mRNA के साथ अटैच होना है। आगे फर्दर इसका लोंगेशन के प्रोसेस में हम देखेंगे कि कैसे अटैच होता है और कैसे इसका अमीनो एसिड बाइंड होता है। अच्छा, पीछे एक बात बताई गई है कि जो अमीनो एसिड होता है ना, सबसे पहला जो अमीनो एसिड ट्रांसफ़र RNA के साथ आके अटैच होता है, जिसने आके mRNA के साथ अटैच होना है, ट्रांसफ़र RNA ने आगे अटैच होना है ना, इसका सबसे पहला जो अमीनो एसिड होता है वो मेथियोनीन होता है। सबसे पहले क्या कौन सा अमीनो एसिड कैरी करता है, tRNA मेथियोनीन। एलोंगेशन के प्रोसेस में ये होता है कि सबसे पहले आके लगना है अमीनो एसिड ने, जब tRNA के साथ लग गया, अब उसके सेकंड प्रोसेस में क्या होना है, हम इधर से ही इस डायग्राम से ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सारा पॉइंट इधर ही समझा देती हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, ये ट्रांसफ़र RNA आया सबसे पहले, इसके पास मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, इसके पास होंगे एंटीकोडोन्स। ये एंटीकोडोन्स आए, इसके साथ अटैच हुए। अब सबसे पहला जो ट्रांसफ़र RNA उसने आके अटैच होना है mRNA के साथ, सेंटर में अटैच होना है। ये लार्जर सब यूनिट भी आके इसके साथ अटैच होगा। सबसे पहले tRNA आएगा, उसके बाद लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का आके अटैच होगा। अब इस वाले tRNA ने क्या होना है, सेंटर में आके अटैच होना है। अब ये इसका एंटीकोडोन है, इसके पास जो सबसे पहली प्रोटीन होगी ना, वो होगी, कौन सी होगी, मैथियोनीन। अब जब ये एक मैथियोनीन लग गई अमीनो एसिड के साथ, ये आगे एक अटैच हो गया इसके साथ, ठीक है। ये ट्रांसफ़र RNA आया, अब दूसरा ट्रांसफ़र RNA आएगा, वो भी अपने साथ एक अमीनो एसिड लेके आएगा। अब उसके साथ क्या होना है, इस वाला जो ट्रांसफ़र RNA का अमीनो एसिड था ना, वो इस पहले वाले, ये जो न्यू वन आया है, न्यू वन अमीनो एसिड ये जो आया है ना, इसके साथ आके इसने एक अमीनो एसिड ने दूसरे अमीनो एसिड के साथ एक बॉन्ड बना लेना, जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इन्होंने ऊपर बॉन्ड बना लिया। अब इस वाले जो ट्रांसफ़र RNA ने ना आगे की तरफ मूव कर जाना है। क्या करना है, आगे की तरफ मूव करना है। एक्चुअली इसने नहीं मूव करना, ट्रांसफ़र RNA ने नहीं मूव करना, ये जो लार्जर सब यूनिट है ना, ये आगे की तरफ मूव करता है। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा, ज़ाहिरी सी बात है इसकी जगह चेंज हो जाएगी, इसने आगे की तरफ को आना है, इसने एग्जिस्ट कर जाना है, और इसी तरह एक न्यू आएगा अमीनो एसिड। जब इस तरह एक न्यू अमीनो एसिड आएगा, तो उसने क्या करना है, फिर दोबारा से ये जो हमारे पास था ना, जिसके पास 2 अमीनो एसिड आएंगे, इसने सेंटर में आ जाना, जो न्यू वन आएगा। अब इन दोनों ने अमीनो एसिड ने उठ के फिर वो जो न्यू वन अमीनो एसिड आएगा ना, उसके साथ अटैच हो जाना है, ठीक है। इस तरह एक लॉन्ग चेन अमीनो एसिड की हमारे पास बनती जाती है, और जो ये जो ट्रांसफ़र RNA है ना, ये एग्जिस्ट करते जाते हैं, न्यू वन आते जाते हैं, पुराने जाए जाते हैं, और एक लॉन्ग चेन बन जाती है अमीनो एसिड के साथ। इस तरह जो एक लास्ट पॉइंट होता है ना, वो हम टर्मिनेशन में देखेंगे। इस तरह जो सारे अमीनो एसिड है ना, वो एक ही ट्रांसफ़र RNA के साथ अटैच हो जाएंगे। होप्स हो कि ये आपको इलोंगेशन की तो समझ आ गई होगी। आगे हम इसका टर्मिनेट पॉइंट देखते हैं। टर्मिनेशन के पॉइंट में, इलोंगेशन के पॉइंट में हमने 2 चीज़ें देखी। हमने ये देखा कि mRNA आके अटैच हुआ, tRNA आके अटैच हुआ mRNA के साथ, उसके एंटीकोडोन मैच हुए। और हमने दूसरी चीज़ ये देखी कि एक ट्रांसफ़र RNA का जो
एक ट्रांसफर्ड आरएनए का अमीनो एसिड है, वो जो न्यू वन ट्रांसफर्ड आरएनए आएगा उसके अमीनो एसिड के साथ एक पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। तो जो पहले वाला अमीन ट्रांसफर्ड आरएनए है वो चला जाएगा, वो अमीनो एसिड से डीटैच हो जाएगा, और जो इसका अमीनो एसिड था वो पहले वाले जो अब न्यू ट्रांसफर्ड आरएनए है उसके अमीनो एसिड के साथ एक पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। अब इस तरह जो उसके अब उसने दरमियान में आ जाना उस वाले ट्रांसफर आरएनए ने। अब जो न्यू वन आएगा वो वाला जो दूसरे नंबर पे आया था उसने अब जो तीसरा न्यू आया उसके अमीनो एसिड के साथ एक पेप्टाइड बॉन्ड बना लेना उसके अमीनो एसिड ने। इस तरह अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन बनती जाती है, और जो ट्रांसफर्ड आरएनए वो एग्जिस्ट करते जाते हैं, और जो न्यू वन है ना, न्यू ट्रांसफर्ड आरएनए आ जाते हैं, और इस तरह एक अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बन जाती है। ये हमने 2 पॉइंट इसमें देखे इलोंगेशन में। अब हम थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं टर्मिनेशन पॉइंट में। अब इसका भी वाइंड अप होना है, ट्रांसलेशन प्रोसेस भी वाइंड अप होना है। वो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो वाइंड अप कैसे होता है, पहले मैंने आपको एक बात वो ये बतानी थी जो कि ये इनिशिएशन और इलोंगेशन प्रोसेस की एक बात थी कि mRNA ने आके किस चीज़ से के साथ अटैच होना है, इसको किस चीज़ ने आके अटैच करवाना है। एक होता है बाइंडिंग फैक्टर, बाइंड फैक्टर ने आके क्या करवाना है mRNA को, लार्जर सब यूनिट को, स्मॉलर सब यूनिट को, इन चीज़ों को अटैच करवाना है आपस में। जिस तरह ये फैक्टर आगे एक फैक्टर आता है अटैच कराता है, इस तरह एक और फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं रिलीज़ फैक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलीज़ फैक्टर। इस रिलीज़ फैक्टर ने आके सारी चीज़ों को डीअटैच करवाना है। इस रिलीज़ फैक्टर को जब ये पता चलता है कि स्टॉप कोडोन आ रहे हैं, स्टॉप कोडोन ये होते हैं UAG, UAA, UGA। जब इस तरह के कोडोन आएंगे कि तो रिलीज़ फैक्टर को पता चल जाएगा ये इसका स्टॉप सिग्नल आ रहा है, अब मैं ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस आ रही है, मैंने इन चीज़ों को डीअटैच करना है। तो जो सबसे लास्ट वाला हमारे पास tRNA आता है उसके साथ एक लॉन्ग अमीनो एसिड की चेन बन जाती है। इसने क्या करना है, उसके कोडोन को एंटी कोडोन के साथ मैच करके तो इस ट्रांसफ़र आरएनए को डीअटैच कर देना है mRNA से, फिर बाद में अमीनो एसिड को डीअटैच कर देना है tRNA से, स्मॉलर जो यूनिट है राइबोसोम का उसको डीअटैच कर देना है लार्जर सब यूनिट से डीअटैच कर देना है। इन सब चीज़ों को क्या करना है, डीअटैच करना है। जब ये सारी चीज़ें डीअटैच हो जाएंगी तो ये इसका होगा टर्मिनेशन पॉइंट। ओके, ये सारा था ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमने पढ़ा कि कैसे डीएनए से एमआरएनए कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो कैसे कैसे हमने इसके 3 स्टेप्स पढ़े थे। आगे ट्रांसलेशन में हमने ये पढ़ा कि इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं, और 3 स्टेप्स में कैसे mRNA से प्रोटीन बनती है, ठीक है। जब वो अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन हुई वो एक प्रोटीन ही होती है हमारे पास। आपको पता है अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, वही जो प्रोटीन कॉपी होनी थी, जो हमारे पास अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड बेसिस की कॉपी की फॉर्म में वही प्रोटीन तैयार होनी थी, क्योंकि उस वो हमें जेनेटिक कोड मिले कोडोन, वही उठ के अमीनो एसिड आते गए उस कोडोन के लिहाज से, और एक प्रोटीन हमारे पास तैयार होगी। इस तरह ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है और इस तरह हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इस सारे ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन से लेकर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये इसका जो मैंने आपको पहले बता दिया है ये सारा एक दफ़ा दोबारा से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। ओके, एक बार फिर मैं दोबारा से आपको इसके बारे में बता देती हूँ, ट्रांसलेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया। सबसे समझने वाली चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ होती है, ये बात होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र आरएनए आएगा वो सेंटर में आके अटैच होगा, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए सेंटर में आके अटैच हुआ, इसके पास थी एक अमीनो एसिड, ठीक है। इसके बाद दूसरा अमीनो एसिड आया, दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, एक दूसरा ये दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए, दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच हुआ। अब इस वाले अमीनो एसिड के साथ और इस वाले अमीनो एसिड के साथ एक बॉन्ड बन गया जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो ये पहले सबसे पहले वाला ट्रांसफ़र आरएनए था ना, इसने क्या होना है, आगे को मूव करना और डीअटैच हो जाना, और इस तरह हमारे पास अमीनो एसिड दोनों अटैच हो गए न्यू वन के साथ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ए साइड, इसको पी और इसको ई, ठीक है। ये एक्सिस साइट है ई। अब ये जो हमारे पास था ना ट्रांसफ़र आरएनए, ये बाहर निकल गया। अब ये वाला जो था इसके साथ 2 अमीनो एसिड आए। अब अगर
ये दोबारा से प्रोसेस होगा। अब न्यू ट्रांसफर्ड आरएनए आएगा, वो अपने साथ एक अमीनो एसिड लेके आएगा, और ये वाला जो अमीनो एसिड है ये दोनों उठ के उसके जो न्यू वन आएगा उसके अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाएंगे, और इस तरह ये वाला ट्रांसफर आरएनए ये लीव कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। इस तरह ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और जब तक इसके स्टॉप कोडॉन का सिग्नल ना मिले, जब तक इसकी सारी mRNA की स्ट्रैंड कंप्लीट ना हो जाए, कोडोन को एंटी कोडोन में बाइंड अटैच ना हो, और जब ये सारा प्रोसेस, जब तक स्टॉप को सिग्नल ना मिले तब तक ये प्रोसेस चलता जाता है, चलता जाता है, और जब स्टॉप सिग्नल मिलते हैं तो ये टर्मिनेशन पॉइंट आ जाता है। ओके, ये था हमारा आज का सारा टॉपिक। जज़ाकल्लाहु खैरा।